नमस्कार दोस्तों। और आज की इस बहुत ही ज़रूरी वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है मेरा, आज की जो मेरी बातचीत है, ये थोड़ा सा मैं जवाब मांगना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आरसीएम के एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर मिस्टर सुरेंद्र वत्स से भी और श्रीमान मुकेश कोठारी जी से भी, जो आरसीएम के पहले करोड़पति बने। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले सुरेंद्र वत्स जी के चैनल पे, जिसका नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उस पे मुकेश कोठारी जी को आमंत्रित किया गया। पहले भी वो आए हैं और आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें वहां पे बोली जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने वाले बहुत सारे जो मालिक हैं उनके मुंह पे सीधा सीधा एक तमाचा था। लेकिन समस्या ये है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि यहाँ पे कोई भी मालिक, कोई भी लीडर किसी भी कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में या बाकी सब कंपनियों के बारे में जो मर्जी बोल के चला जाता है और कोई भी कहने सुनने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। तो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जो मुकेश कोठारी जी आए थे, तो मेरा उन दोनों से इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल मैं उनके सामने रख रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसके बाद मैं बहुत बड़ा विलेन बनने वाला हूं, लेकिन जब उन्होंने ये बातें कही हैं तो फिर उनको आंसर भी देना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी सफाई के तौर पे उनको जवाब देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। तो सिर्फ ये उनकी बातों का जवाब है, रिप्लाई है। सुरेंद्र वत्स जी ने मुकेश कोठारी जी से एक सवाल किया। वीडियो तो मैं यहां नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैंने कुछ पॉइंट उनके लिखे हैं जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। तो सुरेंद्र वत्स जी ने मुकेश कोठारी जी से एक सवाल पूछा। सवाल क्या था कि सर, क्या आपको भी कभी किसी दूसरी कंपनी के लोगों ने अप्रोच किया है? तो सवाल तो ये था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को भी किया था, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन मैंने अपनी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी पर फोकस नहीं किया और मैं 25 साल से एक ही कंपनी में हूं। सिंपल सा आंसर है, या इसमें कुछ और बात भी ऐड कर सकते थे। तो मुकेश कोठारी ने ये बोलना शुरू किया। बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैंने उसमें से शॉर्ट में कुछ पॉइंट काटे हैं। उन्होंने बातें करते करते फिर अपने एक पॉइंट को घुमाया जानबूझ के, और वो पॉइंट क्या था कि कोई भी कंपनी यदि केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जबकि सवाल क्या था कि आप क्या किसी दूसरी कंपनी के लीडर ने आपको अप्रोच किया? तो आंसर क्या दे रहे हैं इसमें, उन्होंने डाल दिया कि अगर कोई दूसरी कंपनी जो कंपनी खोलती है, तो कोई भी कंपनी, दूसरा आदमी जब कोई कंपनी खोलता है, तो कोई भी कंपनी केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से यदि शुरू की गई है तो ये चेक करो। पैसा तो हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब था कि कोई भी कंपनी यदि पैसा कमाने के उद्देश्य से शुरू की गई है तो इस बात को पहले चेक करो। पैसा तो लोग अफीम बेचकर भी कमा लेते हैं, पैसा तो दाऊद के पास भी बहुत है, लेकिन सम्मान नहीं है। तो केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर कोई कंपनी शुरू की गई है तो बेकार है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग मान सम्मान के लिए भी आते हैं। तो दाऊद के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास सम्मान नहीं है। अफीम जो बेच रहा है उसके पास भी सम्मान नहीं है। तो दाऊद तो अपनी लड़की की शादी में भी, अपने बच्चों की शादी में भी नहीं जा सकता। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? और 90% लोगों का मानना होता है कि कैसे भी पैसा आ जाए तो ऐसे में आपका जीवन अंधकार में हो जाता है। यानी कि जो मार्केट में कंपनियां चल रही हैं उसमें से 90% लोगों का यह मानना होता है कि कैसे भी पैसा आ जाए, तो ऐसे में आपका जीवन अंधकार में हो जाता है अगर उन कंपनियों में आप जाते हो। फिर एकदम से उन्होंने ट्विस्ट लिया और एक बात बोली, मैं उन लोगों से कहता हूं कि उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी मत करना जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई नेटवर्कर शुरू कर रहा है, या कोई पहले किसी दूसरी कंपनी में अगर डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका है, यानी काम कर चुका है, और अब उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी है, तो ऐसे किसी भी नेटवर्कर के साथ जिसने अपनी कंपनी शुरू की है आपको नहीं जुड़ना चाहिए। रीजन क्या दिया? रीजन उन्होंने दिया, उसके सोचने का ढंग एसोसिएट बायर की तरह होता है। वो सोचता है लोग केवल कंपनी में पैसे के लिए आएंगे, तो वो ऐसा ही प्लान बनाता है जिसमें सिर्फ पैसे की बात होगी, और ऐसे ही वो प्लान दिखाता है। तो उसका फोकस कंपनी से हटके केवल पैसा कमाने के ऊपर लग जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग जो होता है ना, वो केवल पैसों के लिए नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग जीवन बनाने की एक कला है। तो उनका कहने का मतलब यह था कि ऐसी किसी भी कंपनी में आप मत जुड़िए जो एक नेटवर्कर ने शुरू की है, क्योंकि नेटवर्कर जो होता है ना, उसका तो दिमाग केवल पैसा कमाने पे लगा रहता है।
तो मैं इसमें अगर मैं बताने पे आऊं तो हमने तो ये सुना था, क्योंकि मैंने भी आरसीएम किया था। बीसी छाबड़ा जी और केसी छाबड़ा जी खुद स्टेज से बताते थे कि हमें जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो आइडिया आया, केसी जी ने एमवे किया था और एमवे से उनको आइडिया आया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, एमवे के प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं, तो कपड़ों के व्यवसाय से हम लोग अपना इस काम को शुरू करते हैं। हमने तो यही सुना है उनकी स्पीच में, शुरू में जब केसी जी और बीसी जी बताते थे, और उन्होंने ज्वाइन भी किया था एमवे, उन्होंने ये बताया। तो इसका मतलब एक तरीके से कंपनी तीनों भाइयों की है, टीसीजी की भी है, केसीजी की भी है और बीसीजी की भी है, तो नेटवर्कर तो वो भी हुए। और आप ये कहते हैं कि कोई नेटवर्कर किसी के केवल डिस्ट्रीब्यूटर के दर्द को समझ सकता है, लेकिन वो कंपनी नहीं चला सकता, क्योंकि कंपनी चलाने का अनुभव उसके पास नहीं है। तो मैं आपको बहुत सारी मुकेश कोठारी जी ऐसी कंपनियों के नाम बता सकता हूं जिनको बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने चलाया हिंदुस्तान के अंदर, वो कंपनियां बंद हो गई। जिसमें एलजी कंपनी थी, जिसमें हिंदुस्तान लीवर कंपनी थी, जिसमें सहारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई थी। इनके पास तो बहुत पैसा था, इनके पास तो आरसीएम के जो मालिक है टीसी छाबड़ा जी, उनसे भी ज्यादा अनुभव था हर चीज का, लेकिन वो बंद हो गई। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग को सीख के नहीं करेंगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग चल नहीं सकता। अगर आरसीएम भी आज चल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एमवे का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, क्योंकि वहीं से आइडिया आया और वहीं से सीख के केसी जी और बीसी जी ने ट्रेनिंग देना आप लोगों को शुरू किया। तो चलो ये बात हुई। तो मैं तो यहां पे एक चीज बोल रहा हूं कि सवाल तो कुछ और था, लेकिन आपने आंसर कुछ और दिया। और मैं आपको सीधा सीधा से बताता हूं, ये तमाचा था उन सभी कंपनियों के मालिकों के ऊपर। ये सीधा सीधा एक तमाचा मुकेश कोठारी जी ने मारा और सुरेंद्र वस्त जी ने मारा है उन सभी कंपनी के मालिकों के गाल पर, जो नेटवर्कर होके आज की डेट में अपनी कंपनी चला रहे हैं। उन सबके मुंह पे सीधा तमाचा है। यानी कि उन्होंने आप सब लोगों को, जो भी नेटवर्कर अपनी कंपनी चला रहे हैं ना, उन सबको ये बोल दिया है कि भाई तुम्हारी कंपनी जो बेकार है, तुम्हारी कंपनी में किसी आदमी को नहीं जोड़ना चाहिए। ये सुरेंद्र वस्त जी और मुकेश कोठारी जी के शब्द हैं। और अब मैं एक सवाल इससे ऊपर का करना चाहता हूं। वहां पे आपने एक जगह पे एक चीज और बोली, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, कि बहुत सारे लीडर जो होते हैं वो कंपनी चेंज करते हैं। जब सुरेंद्र वस्त जी ने पूछा तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे जो कंपनी चेंज कर लेते हैं, या जिनको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, पैसा कमा लेते हैं, फिर वो बाहर जाके अपनी कंपनी शुरू करते हैं, फिर वो बोलते हैं जी कंपनी में बड़े चैलेंजेस थे, कंपनी में बड़ी दिक्कत थी, कंपनी में बड़ी परेशानी थी, इसलिए हमने अपनी कंपनी शुरू किया और हमारी कंपनी में वो चैलेंज नहीं आएंगे, इसलिए हमने अपनी कंपनी को शुरू किया। तो आपने बोला कि भाई ऐसे लोग जो है ना, इनके अंदर अनमैच्योरिटी होती है। ये घुसने से पहले नहीं सोचते, एनालाइज नहीं करते हैं, घुसने से पहले एनालाइज नहीं करते हैं, घुसने के बाद एनालाइज करते हैं, और ऐसे लोगों को अनमैच्योर लोग बोला जाता है। ऐसे लोग, उन लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर तो सुरेंद्र वस्त जी के पास भी अनमैच्योरिटी है आज की डेट में बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने साल से वो अपना चैनल चला रहे हैं। सुरेंद्र वस्त जी के चैनल पे ही बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के मालिक आ चुके हैं जो पहले नेटवर्कर थे और अब अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो। आप डायरेक्ट सेलिंग को एक सही दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हो, या एक एजेंडे के तहत ये चैनल चल रहा है कि सभी कंपनी के पॉपुलर लीडर्स को और मालिकों को बुला बुला के एक दिन ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए, बाकी बाद में सबको तोड़ तोड़ के आरसीएम में जोड़ लिया जाए। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं बुआ आती है, क्योंकि जो चैनल चला रहे हैं इतने अनुभवी लीडर सुरेंद्र वस्त जी, वो खुद ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो नेटवर्कर होकर अपनी कंपनी चलाते हैं। और आप कहते हो कि नेटवर्कर की कंपनी में नहीं जुड़ना चाहिए, वो कहते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो ये दोनों बातें कहीं से कहीं तक मैच नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो आपका पॉडकास्ट था, ये प्री प्लान एक पॉडकास्ट था, और पहले से ही आपकी स्क्रिप्ट जो तैयार थी कि सुरेंद्र जी क्या आप सवाल पूछेंगे और आपको क्या जवाब देना है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आपने कहा कि लीडर कहते हैं हम गलत कंपनियों में फंस गए और कंपनी बदल लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनकी अनमैच्योरिटी दिखाई देती है। वो पहले तो कंपनी में घुसे तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, और घुसने के बाद जब बाहर निकल रहे हैं तब वो कहते हैं जी कंपनी के अंदर चैलेंज आ रहे थे और ये आ रहे थे। ऐसे लोगों को मैं अनप्रोफेशनल या अनमैच्योरिटी वाले लोगों की गिनती में रखता हूं। तो सर मैं बताता हूं, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैंने भी 3 साल आरसीएम को किया था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, अपना दर्द बता रहा हूं आपको। यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहां मैं अपना दर्द आपको बता रहा हूं। मैंने भी 3 साल आरसीएम को किया था और बहुत शिद्दत से किया था। रॉयल्टी मेरी मेंटेन रॉयल्टी थी दिल्ली के अंदर। उर्मिल शर्मा, जगदीश शर्मा मेरी अपलाइन हुआ करते थे जो रूबी लेवल पे थे,
दिल्ली के अंदर। मौजपुर में सेंटर हुआ करता था संजय जैन जी का। संजय जैन जी के सेंटर से हम सब दिल्ली एनसीआर के अंदर हम लोग काम करते थे। जेके जैन के डाउनलाइन में उर्मिल शर्मा, जगदीश शर्मा जी आते थे। 3 साल शिद्दत के साथ काम किया। किसी भी पुराने लीडर से आप पूछ लेना मेरा नाम उस वक्त। आरसीएम के जो सेंटर आपके गोंडा मौजपुर में बंद होने वाले थे, उनको चलाने का काम मैंने किया था उस वक्त। मेरी वजह से वो सेंटर चलने शुरू हो गए थे। एक बहुत अच्छा माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया था। लेकिन सर मेरे को आरसीएम में रिजाइन देना पड़ा 3 साल के बाद। अब आप कहोगे तो अनमैच्योरिटी है, आपको पहले समझना चाहिए था, घुसने से पहले समझना चाहिए था। बाद में क्योंकि हमारे पे तो ठप्पा लग गया ना कि आरसीएम छोड़ा अजय शर्मा ने। आरसीएम छोड़ा, देखो जी ये तो कहीं टिक के काम नहीं करते। लेकिन किसी ने उस दर्द को समझा कि अजय शर्मा ने आरसीएम क्यों छोड़ा। वो दर्द मैं आज आपको बताता हूं सर। मेरी अपलाइन जो है जगदीश शर्मा जी, उर्मिल शर्मा जी की आईडी ऊपर थी और जगदीश शर्मा जी की आईडी नीचे थी। उर्मिल शर्मा जी की 2 लेग चलती थी, जिसके अंदर एक साइड के अंदर जगदीश शर्मा जी के नीचे भूपेश जैन का ग्रुप था जो टेक्निकल थे। दूसरी साइड में उन्होंने मुझे लगाया था और मेरा ग्रुप था। और उर्मिल शर्मा जी की एक लेग में भूपेश जैन का पूरा ग्रुप आ गया, जगदीश शर्मा वाला। और दूसरी लाइन के अंदर थे रिजवान खान, हरिओम गिरी, पीके सिंह जो आज आपके स्टार रूबी हैं, ये पूरा ग्रुप था। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। मेरा रॉयल्टी हुआ, टेक्निकल मेरा क्वालिफाई होने वाला था। लेकिन अचानक एक दिन मुझे पता लगता है कि मेरा पूरा का पूरा ग्रुप, मुझे और मेरे पूरे ग्रुप को उठा के भूपेश जैन जो जगदीश शर्मा जी की दूसरी वाली लेग के अंदर थे, उनके ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि मेरे क्रॉस लाइन को मेरा अपलाइन बना दिया गया। यह मुझे पता लगा सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह कंपनी के एथिक्स हैं कि एक क्रॉस लाइन जो फेलियर हो चुका था, जो काम नहीं कर रहा था, जिसका बिजनेस डाउन जा रहा था, और जिसने जगदीश शर्मा, उर्मिल शर्मा जी को यह कह दिया था अब मैं बिजनेस छोड़ने वाला हूं, मैं किसी दूसरी कंपनी की तलाश कर रहा हूं क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो नेगेटिविटी ना फैले, उस टेक्निकल को बचाने के लिए मेरा पूरा ग्रुप उठा के और मुझे उठा के उस क्रॉस ग्रुप में लगा दिया गया। एक ऐसे नालायक आदमी के नीचे लगा दिया गया जिसका बिजनेस डाउन चला गया था। और हमें 3-4 महीने के बाद इसका पता लगा। सर मुझे उस वक्त इतना दर्द हुआ था, इतनी शिद्दत के साथ मैं काम कर रहा था ना, ये दर्द आप लोग नहीं समझ सकते सर। ये जो दर्द है ना, ये वही समझ सकता है जो डिस्ट्रीब्यूटर इससे गुजरा है। सर मैंने कहां कहां गुहार नहीं लगाई। मैं अपनी अपलाइन जगदीश शर्मा, उर्मिल शर्मा जी के घर पे सर रोया कि सर मैं आपको भगवान मानता था, आपने क्या किया, मेरा पूरा ग्रुप उठा के शिफ्ट करा दिया कैसे आदमी के नीचे जो नालायक है। और मैं तो इस कंपनी में यही सुनता आया था कि हमारी कंपनी में ग्रुप शिफ्ट नहीं होते, हमारी कंपनी में लेग शिफ्ट नहीं होती है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। संजय जैन जी मौजपुर में जो बाजार था, आज भी गवाह हैं। मैंने संजय जैन को बताया तो संजय जैन जी ने मुझे फोन करके बताया कि सौरभ छाबड़ा आज ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, शाम को आप आ जाओ 6 बजे, उनसे कंप्लेंट करो। सौरभ उस दिन ऑफिस के अंदर आया। मैंने सौरभ के सामने गिड़गिड़ाया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा यह डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, आपको टीसीजी से बात करनी पड़ेगी। मैं नजफगढ़ के अंदर सर केसी छाबड़ा जी का जो घर और ऑफिस है ककरोला मोड़ पे, ककरोला मोड़ से पहले, मैं सर वहां गया। उन्होंने मेरे को मिलने का टाइम नहीं दिया। मैंने बीसी छाबड़ा जी को फोन नंबर लेके कहीं से मैंने बीसी छाबड़ा जी के पास कंप्लेंट की, सर मेरा पूरा ग्रुप शिफ्ट हो गया, सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, सर इसको ठीक कराइए आप। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। सर मैं टाइम लगा के, मैं पैसा खर्च करके भीलवाड़ा गया सर, भीलवाड़ा गया। वहां पे मुझे बड़ी मुश्किल से टीसी छाबड़ा जी से मिलने का टाइम दिया गया। वो भी तब दिया गया जब मैंने बोला कि अगर मुझे नहीं मिलने दिया जाएगा तो मैं यहीं पे मीडिया को बुलाऊंगा आज। तब उन्होंने जाके मेरे को टाइम दिया। और जब मैंने उनके सामने बात रखी 10-15 मिनट में, सर मेरे साथ ये हुआ है, हो सकता है आपको पता है या नहीं पता है, तो टीसी छाबड़ा जी के एक ही वर्ड थे कि आपके ग्रुप को हमने नहीं छेड़ा है, आपका लेफ्ट राइट जहां भी लगा था वही है, आपके ग्रुप को उठा के बस किसी और के नीचे लगाया है, इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। तब मैंने टीसी छाबड़ा जी को एक सवाल किया था। मैंने कहा सर मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपने बड़ी आसानी से कह दिया। मैंने कहा एक बात बताइए, जेके जैन जी की एक साइड में उर्मिल शर्मा जी हैं और जेके जैन की दूसरी साइड में सुशीला पनवर हैं, तो आप एक काम करो, उर्मिल शर्मा जी को उठा के सुशीला पनवर जी के नीचे लगवा दो। क्या उर्मिल शर्मा जी एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं करेंगी। सुशीला पनवर जी को उठा के उर्मिल शर्मा जी के नीचे ग्रुप लगवा दो, क्या सुशीला पनवर इस बात को मान लेंगी? नहीं मानेंगे सर। टीसी छाबड़ा जी से कोई जवाब नहीं बना था और मैं वहां पे बोल के आया था, सर अगर यही आपके एथिक्स रहे ना तो आपकी कंपनी एक दिन बंद होगी। ये मैं अपना दर्द बता रहा हूं, बंद होगी सर, अभी भी समझ जाइए, जहाज डूबेगा। और बाद में क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपकी बंद भी हुई थी
और कंपनी आपके जो मालिक है वो जेल में भी गए थे, जेल में भी गए थे। ये तो सच्चाई है, पूरी दुनिया को मालूम है। मैंने अपना रिजाइन दिया सर वहां पे, और वहां पे एक दर्द मैंने और देखा जो अभी आप ये बात बोल रहे हो ना सर। अब मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, मेरा जो इस्तीफा देना था ये मेरी अनमेच्योरिटी थी या ये सिस्टम का फेलियर था सर? क्या मैं अनमेच्योरिटी की वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया, या सिस्टम के फेलियर के कारण दिया? जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आप बताते हो कि हमारी कंपनी में कभी कोई गलत काम नहीं हुआ। मैं उदाहरण बैठा हूं सर, मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूं। मेरा पूरा ग्रुप उठा के शिफ्ट किया गया था, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मुझे मजबूरी में आरसीएम छोड़ना पड़ा। मैंने अपना नाम रखा था जे आरसीएम। कहना बहुत आसान है सर, किसी भी ऐसे आदमी के साथ मत जुड़ो जिसने, अरे दर्द तो हम समझते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर का, आप लोग थोड़ी दर्द समझते हो। तो हमारे ऊपर तो ठप्पा लग गया सर, और ये लगा रहेगा जिंदगी भर के लिए कि इन्होंने तो कंपनी चेंज की है। तो मजबूरी में हमको अपने हाथ में बीड़ा उठाना पड़ता है कि हम अब ईमानदारी से कंपनी चलाएंगे। कहां तक जाएंगे वो आगे देखते हैं। आपने कहा एक नेटवर्कर कंपनी खोलता है तो उसका फोकस केवल पैसा कमाने पे होता है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं उस टाइम के, कि एक नेटवर्कर जब कंपनी खोलता है ना तो उसका फोकस केवल और केवल पैसा कमाने पे होता है। ये आपकी वर्डिंग है जो आपने उस वीडियो में बोला, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। यानी आप ये कहना चाहते हो जब कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा कंपनी खोलता है, जैसे टीसी छाबड़ा जी ने खोली, या और कोई बिजनेसमैन जब खोलता है जिसने नेटवर्किंग नहीं की, तो वो उसको बिजनेस चलाना आता है, उसका फोकस पैसे पे नहीं होता। कौन कहता है सर? हर बिजनेसमैन का फोकस जो है पैसे पे होता है। मैं कुछ अब आपको बता देता हूं पुरानी बातें। टीसीजी का फोकस कहां था? जब टीसीजी ने बजाज एलियांज का इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था तो टीसीजी का फोकस उस वक्त कहां था? हमारे जैसे एक आम डिस्ट्रीब्यूटर ने उस वक्त ये बात बोली थी कि नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में आप इंश्योरेंस बेच ही नहीं सकते। हम बोलते थे उस वक्त ये बात, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं था। तो टीसीजी तो बहुत बड़े थे, आप तो बहुत बड़े लेवल पे थे, सुरेंद्र वस्त जी तो बहुत बड़े लेवल पे थे, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस बिक ही नहीं सकता था, उस टाइम भी नहीं बिक सकता था, तब भी सैकड़ों करोड़ों रुपए की, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का बजाज एलियांज का इंश्योरेंस आपने बिकवाया सर, 10-10 हजार रुपए की पॉलिसी। और आप सबको मालूम था ऊपर ये कह के इंश्योरेंस बेचा गया 3 साल तक 10-10 हजार रुपए की किस्त भरो, 3 साल में पैसा डबल मिलेगा। सबको मालूम था, उस वक्त बोला जाता था। मैंने एक भी पॉलिसी नहीं करवाई सर किसी की, क्योंकि मुझे मालूम था ये फ्रॉड हो रहा है, मुझे मालूम था ये गलत है। डायरेक्ट सेलिंग में इंश्योरेंस बेच ही नहीं सकते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बीच में लाया गया बजाज एलियांज का। कितना बड़ा कमीशन जो है उस टाइम टीसी छाबड़ा जी के पास गया इंश्योरेंस का। और बाद में क्या हुआ? जिन लोगों ने 30-30 हजार रुपए जमा किए थे, है ना, उसमें से किसी का 10 हजार रह गया, किसी का 12 हजार रह गया, किसी का 15 हजार। आज तक लोगों के, जब मैं पोस्ट डालता हूं कोई, तो नीचे मैसेज आते हैं, सर हमारा भी पैसा वहां पे डूबा हुआ है, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि बाद में तो कंपनी ने पल्ला झाड़ दिया, लगातार जमा कराना है। हमने नहीं बोला था, लेकिन जब लोग बोल रहे थे किसी ने नहीं रोका। यही मेरा आज इस इंडस्ट्री के अंदर सवाल है। जब लोग बल्क बाइंग करते हैं तो मालिक रोकते क्यों नहीं है? जब लोग फर्जी डेमो दिखाते हैं तो मालिक रोकते क्यों नहीं है? कोई नहीं रोकता, कि सबको पैसा चाहिए। तो बजाज एलियांज का जब इंश्योरेंस आया सर, और यह बोला गया कि 3 साल के अंदर पैसा डबल होगा, सबको मालूम था, सबको मालूम था, क्यों नहीं रोका गया? तो सर मुझे एक बार बताइए, ये फोकस पैसा कमाने पे नहीं था कंपनी का तो कहां था? अब आप लोगों का इस वक्त पैसा कमाने पे फोकस नहीं था तो कहां था? उसके बाद आ जाइए सर, लॉयल्टी प्लान निकाला, लॉयल्टी प्लान निकाला। मैंने उसका भी विरोध किया। गोंडा के अंदर, सेंटर के अंदर रिजवान खान को मैंने बोला ये लॉयल्टी प्लान जो आज निकाला ये गलत किया है। अब कंपनी स्कीम की तरफ चलनी शुरू हो गई है। और लॉयल्टी प्लान क्या था कि आप जो खरीदारी करोगे उस खरीदारी में से इतने पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट आपके जमा होते रहेंगे, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा रॉयल्टी अचीवर्स के लिए, टेक्निकल अचीवर्स के लिए। ये जो 2000 रुपए हम आपको दे रहे हैं, 2000 आपको नहीं मिलेगा, इसके पॉइंट्स बनेंगे और वो पॉइंट्स इकट्ठे होते रहेंगे और आप सबको एक दिन बाइक मिलेगी और कंपनी की तरफ से कार मिलेगी। और क्या सपना दिखाया गया था कि इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, एक दिन आपको हीरो होंडा की जगह बाइक पे आरसीएम लिखा हुआ मिलेगा और सड़कों के ऊपर आरसीएम की बाइक दौड़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये रॉयल्टी का जो पैसा है इसको छोड़ दो, ये रॉयल्टी जो आपको मिल रही है इसको पैसा छोड़ दो, ये क्लब में जाएगा और ये पैसा इकट्ठा होता रहेगा। जब आपके इतने पॉइंट बन जाएंगे, कंपनी आपको मोटरसाइकिल देगी और जब मोटरसाइकिल लेके आप मार्केट में निकलोगे तो आरसीएम का प्रचार होगा और आरसीएम को दुनिया सैल्यूट करेगी। सर मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को मोटरसाइकिल मिली? वो स्कीम बंद हो गई सर। कितने लोगों को कार मिली? ये बताया गया था ना कि मारुति के शोरूम में जो मारुति की आप कार लेते हैं वहां पे आरसीएम की कार, मारुति भी लिखा होगा, आरसीएम भी लिखा होगा, और आप आरसीएम की कार लेके जब रोड पे दौड़ोगे तो वो कार देख के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सर किसको बाइक मिली, किसको कार मिली, मुझे बताइए। वो लॉयल्टी प्लान बंद हो गया।
मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त टीसीजी का और आप सब लोगों का फोकस कहां था? क्या पैसा कमाने पे नहीं था? आपका फोकस भी दोस्त पैसा कमाने पे था। अब आज ये सबसे बड़ा मैं बोलता हूं जो एक तरीके से गलत चीज हुई मेरे छोड़ने के बाद। एक ऑफर निकाला गया आरसीएम कंपनी द्वारा 57,000 रुपए का, लगभग शायद 57,000 रुपए के आसपास का ही था, कि जो भी व्यक्ति 10,000 रुपए का सामान खरीदेगा उसको कंपनी गारंटेड 57,000 रुपए देगी, गारंटेड 57,000 रुपए देगी। सर हमें मालूम है रातों रात सेंटर खाली हुए थे, रातों रात सेंटर खाली हो गए थे। पूरे हिंदुस्तान का सड़ा गला, टूटा फटा, कटा फिटा, चूहे का खाए हुए कपड़े, चूहे के खाए हुए मसाले सब बिक गए थे। एक भी सेंटर पे सामान नहीं था, क्योंकि कंपनी ने बोला था जो पहले बिल कटवाएगा उसको पहले 57,000 रुपए मिलेगा। सर लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन बेच के, लोगों ने अपनी सोने की चैन बेच के उस वक्त पे सर लाइन में लग लग के सर सामान खरीदा। जिसको जैसा सामान मिला बेचारे ने ले लिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक पिक्चर सेट कर दी गई थी कि 57,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे अगर आपने पहले बिल कटवा दिया। सर एक दिन में रातों रात, एक हफ्ते के अंदर पूरे हिंदुस्तान के सेंटर खाली हो गए। सर मैं पूछना चाहता हूं फोकस किसका था? पैसा कमाने पे। और बाद में क्या हुआ? पहले बोला गया कि जो पहले बिल कटवाएगा उसको मिलेगा, और बाद में क्या बोला गया? लक्की ड्रॉ से मिलेगा जी। अब पहले वाले को नहीं मिलेगा, अब लक्की ड्रॉ से मिलेगा। अब लक्की ड्रॉ डालेंगे सबके पर्चियां निकाल के, और जिसका पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं सर, लाखों लोगों ने उस वक्त इस प्लान में हिस्सा लिया था। कितने लोगों को कंपनी ने 57,000 रुपए दिया सर? कितने लोगों को दिया? मुझे आप लिख के बता दीजिए सर। बाद में इस स्कीम को बंद कर दिया गया। अपना सारा सामान निकाल के खूब करोड़ों रुपए कमा के ये ऑफर बंद कर दिया गया सर। उस वक्त आप भी थे, सुरेंद्र वस्त जी भी थे, मुकेश कोठारी जी भी थे, सब थे सर, सब थे। टीसी छाबड़ा जी थे। फोकस कहां था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। पैसा कमाने पर फोकस था। और एक और बढ़िया बात मैं अब आपको चलते चलते बताना चाहता हूं सर। जिस दिन मैं अपना रिजाइन देने गया था, मेरी तरह पता नहीं कितने लोग वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे, बाहर खड़े हुए थे। सबकी कहानी वही थी। वहां पे एक रॉयल्टी अचीवर आया सर, वो भी लाइन में बैठा हुआ था। तो हम पूछ रहे थे आप किस कंप्लेंट को लेके आए हो, आप किस कंप्लेंट को लेके आए हो? तो उस रॉयल्टी अचीवर ने बताया सर मैंने अब ये जूता खरीदा। आपको ध्यान होगा लिबर्टी का जूता निकाला था आरसीएम ने। उसने कहा सर लिबर्टी का जूता लिया था, 1 महीना भी नहीं हुआ सर, इसका सोल निकल गया। सेंटर पे गया हूं, कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिस में कंप्लेंट की, मेल की, कोई सुनवाई नहीं है। तो टीसीजी को कहने आए हूं, पता नहीं यहां तक बात पहुंचती है नहीं पहुंचती। मेरे से पहले उसका नंबर था, 2-3 लोग और बैठे थे। वो अंदर गया, और अंदर जाने के बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा लटका हुआ था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? सर वर्डिंग सुनाऊं मैं आपको क्या थे टीसीजी के? उस रॉयल्टी अचीवर ने बोला, जब मैंने टीसीजी को बोला कि सर ये मेरा जूता फट गया है सर, ना सेंटर बदल नहीं रहा, अभी 1 ही महीने हुआ, सोल उधड़ गया है सर। तो टीसीजी के वर्डिंग थे कि आपका लेवल क्या है? तो उसने बोला सर मेरा लेवल है रॉयल्टी। तो टीसीजी के दूसरे सप्ते कितने का चेक आता है? तो उसने बोला सर मेरा चेक लगभग 23-24 हजार रुपए का आता है। तो टीसीजी ने बोला कि ये 23-24 हजार रुपए का जब चेक आता है तो ये 500-700 हजार रुपए के जूते के लिए मेरे पास क्यों आए हो? उसमें से खरीद नहीं सकते? यही लीडरशिप है आपकी? सर ये जवाब मिला उसको, और वो बेचारा बिल्कुल निराश होकर बाहर आ गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सर पैसा कमाने पे फोकस है या किस चीज पे फोकस है? कहां सुनवाई हुई सर? कहां सुनवाई हुई? कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। केसीजी के वर्ड हैं, हजारों लोग सामने बैठे थे, आप भी उस प्रोग्राम में थे। केसीजी के वर्ड हैं कि हमारे पेस्ट में अगर गोबर भी होगा तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर उस पेस्ट को करेगा। करोगे या नहीं करोगे? तो सब लोग बोल रहे यस करेंगे, जय आरसीएम जय आरसीएम। सर पॉडकास्ट में आके पैसा कमा के एक बड़ा आदमी बन के, बड़ा लीडर बन के सर जो मर्जी आके आप बोल जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम आपके इस स्टेटमेंट से कितना गलत असर जो है लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पे जाएगा। जो लोग बेचारे अपनी कंपनियां चला रहे हैं, जो नेटवर्कर हैं, जो उन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आपने खड़ा कर दिया, उनके ऊपर सवाल आपने खड़े कर दिए। लोग उनसे सवाल करेंगे सर इतने बड़े लीडर ने भी ये बात बोली है। पता क्यों बोली है? क्योंकि आप लोगों को डर लगता है नई कंपनियों से। अब आप अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते। बुरा मत मानना सर, बुरा मत मानना। दुनिया का सबसे कम पैसा देने वाला प्लान जो है वो आरसीएम है। सबसे कम पैसा देने वाला प्लान जो है दुनिया का वो आरसीएम है। और आप लोग पॉडकास्ट के अंदर बैठ के लोगों को मूर्ख बनाते हो ये कह के जो कंपनी ज्यादा पैसा देती है उस कंपनी में मत जुड़ना। जबकि सही बात यह है कि आप लोग सबसे कम पैसा मार्केट में देते हो और कोई हिम्मत नहीं करता आपके सामने बोलने की। अब जो नई कंपनियां आ रही हैं, है ना, वो सही पैसा बांट रही हैं, अच्छा पैसा बांट रही हैं, तभी वहां पे ग्रोथ हुई है, तभी वहां पे लोग कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी कंपनियां सही काम कर रही हैं, लेकिन आप लोगों से ज्यादा पैसा बांट के लोगों ने दिखाया है। और आप अब देखते हो कि उनमें लोग जाते हैं तो आप कहते हो उन कंपनियों में भी नहीं जुड़ना चाहिए जो ज्यादा पैसा दे रही है, जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है।
तो सर मैं यही कहूंगा कि आप दोनों, मेरा सिर्फ जवाब है, ये रिप्लाई है आपने जो एक सवाल उठाया मार्केट के ऊपर, एक क्वेश्चन मार्क लगाया, उसका मैंने रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो इसको रिप्लाई की तरह ही आप लीजिएगा। और मैं सुरेंद्र वत्स जी आपसे भी ये कहना चाहूंगा, आपने जो चैनल चलाया उस चैनल पे आपने ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लूटा है साहब, लूटा है, बाइनरी के नाम पे लूटा है। और ऐसे ऐसे लोगों को आपने बुलाया जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आपके चैनल पे गए थे, कंपनी चेंज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और बाद में उन्होंने कंपनी चेंज कर लिया। इसका मतलब यहां पे आपकी अनमैच्योरिटी दिखाई देती है साहब। माफी चाहूंगा मेरे शब्द ऐसे हैं, लेकिन यहां पे आपकी अनमैच्योरिटी दिखाई देती है, क्योंकि आप केवल अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। जहां तक इंडस्ट्री को बचाने की बात है, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, जिस टाइम पे आरसीएम बंद हुई थी, आप जंतर मंतर पे बैठे थे, आपका फोकस केवल और केवल आरसीएम को खुलवाने का था। सारी कंपनियां आपके खिलाफ थी। आज भले आपके मुंह पे कोई कुछ ना बोले, अब सब कहते हैं जी इन्होंने कंपनी गाइडलाइन बनवाने में और इस समय, सर बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन गाइडलाइन बनाने का मतलब, इंडस्ट्री को एक पहचान दिलाने का मतलब, सरकार से मान्यता दिलाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉडकास्ट पे बैठ के इस तरीके के कमेंट्स जो हैं, इस तरीके की बातें जो हैं सर शेयर करेंगे कि कोई नेटवर्कर कंपनी ना खोले सर। तो ये गलत है, ये आप मिसगाइड कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या सीधे सीधे आपकी अनमैच्योरिटी है जिसको आप शायद समझ नहीं पा रहे। तो आशा करता हूं इसको एक सवाल और जवाब की तरह ही लेंगे। ठीक है, और मैंने यहां पे जो भी बात बोली उसमें से एक भी बात अगर गलत हो तो जो सजा देने के लिए आप तैयार हैं, मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सही चीजों पे बात करो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, सही सवाल उठाओ। इंडस्ट्री के अंदर बल्क बाइंग के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर खरीदे जाते हैं, आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को अपने चैनल पे बैठाया है जो खुद लीडर खरीदते हैं, सबको मालूम है। उनको आप बुला के अपने चैनल पे उनसे बातचीत कर रहे हो, बड़े प्यार से बातचीत कर रहे हो, आपको मालूम है कि वो लीडर खरीदते हैं। आपको मालूम है ऐसे ऐसे लीडर को बैठाया जो दवा के बल्क बाइंग कराते हैं, आप उनसे भी सवाल जवाब करते हो। आपने ऐसे लीडर्स को बैठाया जो आईडी ट्रांसफर कर देते हैं, ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। मैं बताता हूं आपको नाम, कौन कौन सी कंपनियां हैं, लेकिन आपने उनको अपने चैनल पे बैठाया। तो ये एक सवाल का जवाब था, और मैं आप लोगों से, सभी बड़े लीडर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर एसोसिएशन जो हमारी चल रही है, सबसे पहले भाई साहब कंपनियां तो बाद में एक होंगी, पहले आईडीएस से और एफडीएस से तो एक हो जाए। आईडीएस से कहती है हम सही हैं, एफडीएस से कहते हैं हम सही हैं, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भाई इंडस्ट्री को आप कैसे बचाओगे, इंडस्ट्री को कैसे ठीक रहोगे? इंडस्ट्री तभी ठीक होगी जब कंपनी की मैनेजमेंट सबसे पहले ठीक होगी, और मैनेजमेंट ठीक हो गई ना सर, तो सारे लीडर अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, लीडर ठीक नहीं हो सकते। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा याचना भी आपसे करता हूं, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सर इस इंडस्ट्री को बचाओ, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है इस वीडियो के बाद लोग बोलेंगे नेगेटिव आदमी है, ये ऐसी बात करता है, ये क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी नजर आती है सर। आपने तो बोल दिया मुकेश कोठारी जी ने, जो कंपनी छोड़ देते हैं अनमैच्योरिटी है, घुसने से पहले सोचना चाहिए था। अरे भाई जब मेरा ग्रुप ही ट्रांसफर उठा के कर दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा? सारी जिंदगी उसी कंपनी में काम करता रहूंगा, उस गलत कंपनी में काम करता रहूंगा जिसका सिस्टम फेलियर है, जो इस तरीके की स्कीम निकाल चुके हैं, उन कंपनियों के अंदर काम करूंगा। जब ये सच्चाई बताओ तो फिर आदमी नेगेटिव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।